अंतर्राष्ट्रीय खबरों के आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो अभी जो है शुक्रवार को जो मोहम्मद यूनिस हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने चाइना की यात्रा की। उस पर क्या निष्कर्ष निकले, इंडिया के लिए क्यों खतरा है और उन्होंने क्या डील्स 8 MOU एक डील उसके साथ साइन की है चाइना के साथ, वो जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनाती है। साथ ही में म्यांमार में आया हुआ अभी भूकंप जिसमें 1600 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, और साथ ही में जो है हम नेपाल में जो राजशाही की डिमांड है इसको देखेंगे, और जो है रूस की जो है अभी भारत में जो आने वाले समय में जो है यात्रा के क्या पर्सपेक्टिव निकलेंगे। इन सभी चार के चारों मुद्दों पे हम आज की वीडियो में इस दुनियादारी यानी कि इस जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जो ये वीडियो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, और मैं आपको बता दूं ये आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में जीएस पेपर 2, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय इस तरह का समझ का जो वीडियो है आपके बहुत काम आएगा। तो आज की पहली खबर हम लेते हैं जो यूनुस यानी कि मोहम्मद यूनुस जो भी जो है, अगर देखा जाए तो उनके जो अगर सूत्रों के मुकाबले से हवाले से अगर देखा जाए तो द हिंदू की अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ पे निकला था कि जो मोहम्मद यूनुस हैं चाइना की यात्रा पे जाने से पूर्व उन्होंने जो है ये भारत से जो है कहा था कि जो है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको भी यहीं पे टोकना चाहूँगा, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ये सामने लिख के आ रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आपको अपडेट हमारी हर अपडेट मिलती रहती है। हाँ, तो मोहम्मद यूनुस का जो है इंडिया में जो है चूंकि इंडिया से कोई सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट जो है उनकी जो रिक्वेस्ट थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलने की उस पर गया नहीं, इसलिए जो है वो चाइना जो है जैसा कि आप जानते हो वहाँ पे जो है उलर के पहुँच गए, और जैसे वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने जो है काफ़ी कुछ जो है भारत की सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर काफ़ी कुछ जो है खिलवाड़ कर दिया है, और जिसको जो है ले करके भारत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित होगा। मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को जो है शी जिनपिंग के साथ जो है जिनको कुछ नहीं समझा जाता है वो जो है वहाँ पे मतलब उनको काफ़ी तवज्जो दी गई। दरअसल उनको तवज्जो नहीं दी गई, वो वहाँ के बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव हो, इंडिया के लिए जो है दुश्मन है, तो कुल मिलाकर के जो है इसलिए जो है चाइना ने उनको जो है आमने सामने शी जिनपिंग ने बैठाला, वरना ये 18 बिलियन का ट्रेड करने वाला टोटल कुल मिलाकर के इसको जो है क्या जो है इसको देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस को जो है मैं आपको बता दूं वहाँ की पीकिंग यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, क्योंकि आप जानते हो ये इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन इन्हें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती, ये बात तो जो है आप भी जानते होगे, इसीलिए जो है पूरा एकदम बेच के सस्ते में चले आए हैं। अब चलते हैं जानते हैं कि इन्होंने जो है क्या क्या जो है कर्मकांड किए जिससे जो है इंडिया को काफ़ी चिंतित होना चाहिए। मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से दावोस एक कॉन्फ्रेंस होती है, जो दावोस शिखर सम्मेलन होता है स्विट्जरलैंड में, जिसमें दुनिया में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि जो दुनिया की जितने भी जो है इकोनॉमी से रिलेटेड मामलों पे जो है अर्थशास्त्री जो है बड़े बड़े डिस्कस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से चाइना में भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड की तरीके की तर्ज पे जो है वो चाइना में आयोजित की जाती है, जिसका नाम होता है बोआवो फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025। हेनान में ये चाइना में हुई थी, जहाँ पे जो है ये गए थे, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने टोटल 9 जो है एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिनमें जो है एक 8 MOU है। 8 MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक डील साइन की गई है। अब इसमें जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो मैं आपके साथ जो है रख देता हूँ। पहली बात तो ये निकल के आती है, जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया और चाइना और जो बांग्लादेश है इनको जो है अगर देखा जाए तो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप जब मैप पे देखते हो आपको पता होगा 28 किलोमीटर का लगभग शायद जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं यानी कि भारत को जो है वो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनसे जोड़ने का काम करता है 28 किलोमीटर का। और उसमें अगर देखा जाए तो उसके बॉर्डर पे अगर देखा जाए तो ये जो बांग्लादेश है नीचे की ओर पड़ता है मैप पे, बांग्लादेश जो है अगर देखा जाए तो बांग्लादेश पे अगर कोई भी व्यक्ति बैठ जाता करके है तो भारत की जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उन वो जुड़ते किससे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ते हैं, जो है भारत के लिए चिकन नेक का काम करता है। और अभी तक भारत क्या होता था कि भारत की जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट से ट्रेन के माध्यम से वगैरह सबसे कनेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो है एक मेघालय में जो है अभी ट्रेन का मामला था कि वहाँ पे शायद शिलांग वहाँ की एकमात्र कैपिटल है जहाँ पे जो है ट्रेन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वो इंडिया के द्वारा जोड़े जाते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, ट्रेन के माध्यम से भी कनेक्ट है। लेकिन अब गड़बड़ी यहाँ पे हो गई है, गड़बड़ी ये हो गई कि भारत कोई अल्टरनेटिव वे तलाश रहा था कि नॉर्थ ईस्ट से यानी कि जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनसे कनेक्ट कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो चटगांव, जैसा मैं आप बता दूं कि बांग्लादेश के 2 पोर्ट हैं, बांग्लादेश के 2 आप मान लीजिए कि बंदरगाह हैं, एक है चटगांव सबसे नंबर 1 पे, दूसरा है दूसरा दोस्तों है उसका नाम है मोंगला।
तो मैं आपको बता दूं चटगांव पे जो है भारत चूंकि ऑलरेडी बिल्ड कर रहा है, चूंकि जो है कोलकाता से हम चटगांव जो है नीचे की ओर से समुद्र से जो है कनेक्टिविटी बिल्ड कर देंगे, जिससे जो है हम अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट हो जाएंगे समुद्र के मार्ग से। भारत चाह रहा था कि मोगला भी जो है अगर देखा जाए तो भारत को मिल जाए तो भारत की दो दो कनेक्टिविटी हो जाए, यानी कि नीचे समुद्र में जो है देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से हमारे 3 रास्ते हो जाएंगे, एक तो सिलीगुड़ी जो कि ऑलरेडी था, एक चटगांव के माध्यम से, एक मोगला के माध्यम से। मोगला और चटगांव जो दोस्तों दोनों है बांग्लादेश के। लेकिन ये इतना बड़ा आदमी निकला कि इसने जो है ये जाते ही इसने जो है दोनों को चाइना को जो है सौंप दिया है। चाइना से कहा है कि आप इसमें जो है इनका मॉडर्नाइजेशन कीजिए, इस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए और दुनिया के जो है यहाँ पे जो है एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन वगैरह करने की जो है आप इसमें कीजिए, यानी कि चाइना इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन के तहत जो है इसमें मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन वगैरह आप कर सकते हो। अब ये देखिए कितना बड़ा खतरा हो गया। अब यही शेख हसीना अगर बांग्लादेश की पीएम रही होती तो वो भारत के पक्ष में जाता मामला और भारत के लिए काम आ जाता, लेकिन ये जो है पूरा मतलब सत्यानाश मिला के आया हुआ है। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो भारत के लिए लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा का मुद्दा और हो चुका है। कौन सा? ये तीस्ता रिवर जो आपने कई बार सुना होगा, तीस्ता रिवर जिसमें ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है वो अक्सर भड़कती रहती है मोदी जी को लेकर के कि तीस्ता रिवर का पानी हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि वेस्ट बंगाल को ज्यादा जरूरत है। और सीधी सी बात भी है कि अगर देखा जाए तो जो तीस्ता रिवर है वो देखा जाए तो सिक्किम से ही निकलती है, सिक्किम वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश में जाती है, जमुना के नाम से जो है जमुना मिल जाती है जाकर के। तो इसने सबसे बड़ी गलती क्या की कि तीस्ता रिवर का जो मैनेजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन वगैरह जो है अगर देखा जाए तो ये सारा काम जो है ये सौंप कर आया किसको है? ये सौंप के आया है तीस्ता रिवर जो कॉम्प्रिहेंशन मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन जो कार्यक्रम है ये पूरा सौंप करके आया है चाइना को। यानी कि तीस्ता रिवर दोस्तों मैं आपको बता दूं ऊपर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पे अगर देखा जाए तो तीस्ता रिवर जो है अगर इस पे जो है चाइना ने अपना मतलब प्रोजेक्ट चालू कर दिया तो तीस्ता के माध्यम से जो है वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के चला आएगा। और मैं आपको बता दूं भारत और जो बांग्लादेश है तीस्ता रिवर का जो पानी है वो अगर देखा जाए तो पिछली सदी की अगर बात की जाए तो 37.5% 37.5% शायद बांग्लादेश ले जाता है, 42.5% शायद जो है इंडिया लेकर के जाता है। बाकी पानी जो है नदी में रहना देना चाहिए वरना तो नदी गायब हो जाएगी। तो ये दोस्तों जो है कि बहुत बड़ी खतरे की बात है, यानी कि इतने सारे काम जो है गलत गलत करके आया है। वहीं पे अगर देखा जाए तो ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक नदी और है, मैं आपको बता देता हूं, जो ब्रह्मपुत्र के माध्यम से जो है आसाम से जाती है और जिसको आप कहते हो वो यारलंग जानबो नदी है जो चाइना से ऊपर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र जो है आसाम में बन के उसके बाद जमुना में जो है ये बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। उसका भी जो है हाइड्रोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन डेटा है, अब सीधी सी बात है चाइना से निकलती है तो चाइना के पास तो उसके ज्यादा डाटा है तो वो चाइना जो है डाटा प्रोवाइड करेगा इस बांग्लादेश को, मतलब इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्या बात है। तो कुल मिलाकर के जो है और इसने देखो क्या कर दी, ये फाइनेंशियल ट्रेड जो एग्रीमेंट मतलब एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर तरीके से मान लो तो कहना कोई गलत नहीं होगा, हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा ही कुछ करके आया है। मतलब तुम बांग्लादेश में जितना बेचो आकर के और बांग्लादेश उधर बेचे चाइना में बेचे जाकर के, इस मूर्ख को 2 पैसे की तमीज नहीं है। मतलब अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए कि अगर देखा जाए तो चाइना के पास अच्छी मशीनरी है, चाइना के पास अच्छा मतलब माल है तो वो सस्ता माल अपना तुमने देखो टैक्स जो तुम्हें मिलता था वो भी देखो तुम्हारा गया हाथों से, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तुम करके जैसा कुछ करके आए हो। तो अब वो क्या होगा, वो सारी चीजें जो है तुम्हारे यहाँ पे पलट देगा करके और तुम बस मुंह ताड़ते रह जाओगे, ठीक है। और तुम जो है वहां कुछ ज्यादा बेच ही नहीं पाओगे क्योंकि जिसके पास इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्ट सस्ता होगा, सस्ता वाला ज्यादा बिकेगा। तो इस प्रकार के काम जो है कुछ हरकतें करके आया, फिर बदले में जो है इसको सम्मान स्वरूप, चूंकि इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा ज्ञाता है और जो है इनको माना भी जाता है चूंकि बहुत बड़े प्रसिद्ध रह चुके हैं, इसलिए इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि पीकिंग यूनिवर्सिटी ने जो है अंत में देकर के इनको वहां से विदा किया। और अब यहाँ पे भारत के लिए जो है अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा ये बन चुका है, क्योंकि अगर जो है इसी प्रकार से भारत ने अगर कोई एक्शन बांग्लादेश के ऊपर नहीं लिया, अगर जो है इनका जैसे अगर देखा जाए तो इजराइल का आप देख लो, इजराइल ने जो है हमास और लेबनान और दुनिया को जो है क्यों लपेट दिया गाजा को लेकर, क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश सीधे तरीके से हम पर अटैक नहीं कर रहा है लेकिन ये चाइना को देकर के जो है हमारी सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहा है, भारत को खतरा है। तो भारत को भी जो है इसमें जो है एक कड़ा रोल लेते हुए जो है बांग्लादेश को सही कर देना चाहिए। तीस्ता रिवर को जो है सारा पानी यानी रोक राख के जो है इसी तैसी मिला देनी चाहिए क्योंकि वो अपना ही मामला है। दूसरी चीज कि ये जो जैसे इजराइल का देख लो, इजराइल ने कहा कि हमारे खतरा लग रहा था इसलिए हमने धो दिया तुम्हें। वहीं पे अगर रूस को देख लो तो रूस को भी खतरा लग रहा था यूक्रेन से कि तुम नाटो मिलोगे, नाटो यहाँ बैठेगा आकर तुम्हें भी धोख दिया। इसी प्रकार से चाइना जो बांग्लादेश है उसको भी जो है सख्त सफाई की जरूरत है और तभी जो है वो इस प्रकार के कार्यक्रम को बंद करेगा। अदरवाइज जो है वो दिन दूर नहीं जब जो है वो चाइना हमारी खपड़ी पे बैठेगा आकर के और ये जो है सबको बिकवा देगा। चलिए आज की दूसरी खबर की ओर हम बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए।
और यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट या पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल के स्टूडेंट हैं। अगली खबर की दोस्तों बात करते हैं, तो अगली खबर निकल के आ रही है नेपाल की ओर से। नेपाल में जो है राजशाही की डिमांड दोबारा जो है यहाँ पे अपने जोरों पे है, जब से जो है 19 फरवरी से ज्ञानेंद्र जो वहाँ के जो है एक तरीके से मान सकते हो राजा जो 2008 तक रहे, उनकी जो है 19 फरवरी को एक वीडियो आता है और उसके बाद जो है देश भर में नेशनल जो नेपाली जो कांग्रेसी पार्टी है उसके द्वारा भी जो है सहयोग किया जाता है और उसका नेतृत्व जो है 87 साल के जो है नवराज या सुवेंद्र नाम के व्यक्ति कर रहे हैं। और नेपाल में जो है अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि कुल मिलाकर के जो है दोबारा राजशाही जो है नेपाल में आनी चाहिए। तो नेपाल में राजशाही, और चलो जो है इसकी थोड़ी इतिहास पे बात करते हैं, क्योंकि जब तक इतिहास नहीं देखते हैं तब तक भविष्य की हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। नहीं तो नेपाल की दोस्तों कुछ खास बातें हैं। पहला तो ये कि एक हिंदू राष्ट्र जो है एक समय पर रह चुका है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र, और हालांकि बाद में बना वो तो अलग बात है। और दूसरी बात ये कि इस पर जो है अंग्रेजों ने कभी कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है, ये भी जो है इसकी खास बात है। हालांकि जो है अंग्रेजों से जो है हमारी नेपाल की लड़ाई हुई थी 1814 यानी कि 1814 से 1816 के बीच, जिसमें जो है अंग्रेजों ने जो है उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया जो है नेपाल से छुटा लिया था। अगली दोस्तों खबर की अगर इसके डिटेल में बात करें तो मैं आपको बता दूं 25 सितंबर 1768 यानी कि 25 सितंबर 1768 में जो है पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा जो है, जो कि गोरखा अगर देखा जाए किंग थे, और यानी कि शाह डायनेस्टी कुल मिलाकर के शुरू होती है 1768 से। उसके बाद जो है 1846 से 1951 तक जो है एक डी फैक्टो गवर्नमेंट चलती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे काम करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो था वो मैं आपको बता दूं वो राणा डायनेस्टी से आता था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहा, 1846 से 1951 तक जो है रहा। उसके बाद जो है फिर किसकी सत्ता आ गई, फिर सत्ता मतलब सत्ता पे तो ऑलरेडी था लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर बनता था, ठीक है। 1846 से 1951 तक प्राइम मिनिस्टर भी रहता था, प्लस जो है वो जो राजा था जय शाह डायनेस्टी का वो भी रहता था, यानी कि डिफैक्टो गवर्नमेंट पैरेलली चल रही थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है 1959 में जो है अगर देखा जाए 1959 में जो है देश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये हुआ कि हेड ऑफ स्टेट जो है अगर देखा जाए तो वो एक राजा ही रहेगा, लेकिन जो है जो चुनाव होंगे वो उसमें प्रधानमंत्री वगैरह बनेंगे और वो जो है चुनाव होकर के आएंगे। लेकिन 1959 में जो है अगर देखा जाए तो एक पार्टी जीतती है और उसको डर था कहीं दूसरी पार्टी, चूंकि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, तो उसने क्या किया, सारी पार्टियों पर बैन लगा दिया और एक ही पार्टी जो है जीत गई, प्राइम मिनिस्टर बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नवंबर 1990 आया। नवंबर जब 1990 आया तो एक ही पार्टी, तो लोगों ने जो है ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और नवंबर 1990 में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है अगर देखा जाए तो मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया, जिसमें जो है मल्टी पार्टी जो है मतलब कर सकती हैं। उसके बाद जो है दोबारा चुनाव वगैरह होते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर और अपना राजा वगैरह चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो है मैं आपको पता होना चाहिए कि गिरिजा कोरेला जो है पहली बार जो अगर देखा जाए तो 1990 में बने थे। उसके बाद 2001 में जो है राज परिवार में जो वहाँ पर जो राजा, हालांकि प्राइम मिनिस्टर तो चल ही रहा है, राजा के जो परिवार था उसमें जो है एक हत्याकांड बहुत बड़ा होता है, जिसमें 9 से 10 लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है राज परिवार के ही, और उसके जो वंशानुगत जो बेटे थे और उसमें जो है निकल के आते हैं ज्ञानेंद्र। अब सत्ता आती है ज्ञानेंद्र के हाथों में और ज्ञानेंद्र को ऊपर आज आरोप लगाया जा रहा है कि ज्ञानेंद्र ने ही अपने जो है परिवार वालों को मरवाया था ताकि सत्ता उनको मिल सके। और हालांकि ये बहुत बड़ा कांड था 2001 में जो कि हुआ था। उसके बाद ज्ञानेंद्र के अंदर एक डर, एक भय का माहौल था, क्योंकि ये सब हो रहा था इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो माओवादी जो थे, जो चाइना की एक विचारधारा है माओइज्म, उसके जो है सपोर्टर थे, तो माओवादी को लेकर के काफ़ी भय का आतंक था। और ज्ञानेंद्र ने जो है अल्टीमेटली माओवादियों के साथ एक संघर्ष मतलब एक समझौता टाइप का साइन किया। उसके बाद जो है ज्ञानेंद्र थोड़े से बचे और 2008 में जो है देश में मतलब एक तरीके से वोटिंग हुई और कुल मिलाकर देश जो है गणतंत्र बन गया। और गणतंत्र के साथ साथ जो है यानी कि हेड ऑफ स्टेट अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी बन गए। उसके बाद जो है 2008 से लेकर के अभी तक अगर देखा जाए तो काफ़ी ट्रेंड हमें देखने को मिले हैं कि वहाँ के जो डेमोग्राफिक है उसमें अगर देखा जाए तो जो मतलब क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग और जो एक माओवादी विचारधारा वाले लोग और कुल मिला के जो हिंदू राष्ट्र का जो दर्जा था वो हिंदुत्व जो है वहाँ पे घट रहा है। इसको लेकर के जो है वहाँ के लोगों ने इसे डिमांड की और 19 फरवरी को इधर से डिमांड देखने को आई, जब वही जो ज्ञानेंद्र थे 2008 वाले, जब वो उन्हीं के द्वारा एक 19 फरवरी को वीडियो डाला जाता है कि राजा को लाओ देश बचाओ। इस प्रकार से जो है उसके बाद दंगे बगास दुनिया का स्टार्ट होता है। अभी तो फिलहाल काफ़ी तेजी चरम से चल रहा है नेपाल में और दोबारा जो है राजशाही की मांग है। तो कुल मिलाकर के नेपाल है, ठीक है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और बस यही है।
ठीक है, चलिए आज की तीसरी खबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो आज की तीसरी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है म्यांमार की ओर से। म्यांमार में आपने देखा कि जो है म्यांमार का एक इलाका है जिसका नाम सांगाइंग, यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं एक प्लेट है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में भूकंप, आपको पता होगा, भूकंप की जानकारी को पता ही लग गई होगी कि म्यांमार में जो है भूकंप आया जिसमें 1600 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। और 1600 से ज़्यादा मृत्यु एक बहुत बड़ी जो है मृत्यु मानी जा सकती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारत में भी एक भूकंप आया था 2001 तरफ शायद जो है, या 2001 की तरफ शायद आया था कि 3 तरफ आया था, 2002 तरफ आया। तो मैं आपको बता दूं कि जो है ऐसे ही गुजरात में भी आया था जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। तो ये भूकंप दोस्तों काफ़ी विनाशकारी था। मैं आपको बता दूं 7.7 मैग्नीट्यूड का जो है इसको भूकंप को नापा गया, जो कि जो है सिस्मिक वेव के तरह नापा जाता है रिक्टर स्केल के। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो 7.7 मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ जा करके दरअसल 10 नंबर तक होते हैं, 10 तक, और एक नंबर का बढ़ने का मतलब होता है कि 10 गुना स्पीड बढ़ चुकी है, उसकी इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है वो 10 गुना बढ़ चुकी है। यहाँ पे जो है म्यांमार में जो भूकंप आया, ये अगर देखा जाए तो इसका कारण क्या था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सगाइंग नाम की एक मतलब जो है सगाइंग जगह पे म्यांमार में अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबी सी एक दरार है। ठीक है, वो क्या होती है जब ऐसे खिसक जाती है यूं यूं यूं, तो उसमें क्या होता है एक तरीके से जो है इस इफेक्ट को हम कहते हैं इस स्लिप फॉल्ट, जो है इसको हम कहते हैं स्लिप फॉल्ट। तो स्लिप फॉल्ट जो है ये हो गया और जिसके कारण जो है ये भूकंप आया, और जिसमें जो है 7.7 मैग्नीट्यूड का था, जिसमें 1600 से अधिक लोगों की जान चली गई। इसमें हमें सीखना क्या चाहिए? सीखना हमें ये चाहिए कि इससे पहले जो डिजास्टर, अभी देखा जाए हाल ही में जो है गवर्नमेंट अपनी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एक नया बिल लेकर के अभी संसद में आई, पास भी शायद हो चुका है। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को जो है उसको ही लेकर के ये अगला अपग्रेडेशन जो है अभी सरकार लेकर आई अपने देश में। हमारे देश में जो है ये सबसे बड़े विचार नहीं है, ये है कि हमारा देश भी जो है अगर देखा जाए तो भूकंप के काफ़ी नज़दीक रहता है, खास करके अपने नॉर्थ का इलाका, उत्तर भारत का इलाका, क्योंकि ये पहाड़ों से और जो है ज़्यादा कनेक्ट है। साउथ का तो हालांकि कम खतरा रहता है, मैं आपको बता दूं। और ये जो प्लेटें टकराई थी, मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर इंडियन प्लेट और जो ऊपर रसियन वाली जो प्लेट होती है, उनके टकराने से म्यांमार में जो है भूकंप आया था। टकराने से नहीं, उनके स्लिप हो जाने से जो है भूकंप आया था। इसी प्रकार से जो है अरब प्लेट और जो इंडियन प्लेट है वो जब स्लिप हुई, मतलब वो उनका जब हुआ था टकराट, तो वो जो है 2002 या 2001 तरफ जो है आया था भुज में। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, पूरी दुनिया को जो है टेक्टोनिक प्लेट्स पे नापा गया है। जैसे अभी टर्की में टर्की में जब भूकंप आया था तो इसमें भी टेक्टोनिक प्लेट पे ही वो जो है टर्की स्थित है, यानी कि जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स एक या दो मिलती हैं, मतलब पॉइंट जहाँ पे होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे भूकंप आने के खतरा रहते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा एरिया जो है वल्नरेबल होता है। हालांकि जापान ने अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी जो है अपनी सुरक्षा और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जापान ने जो है काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम किया है। पूरी दुनिया को जो है जापान से सीखना चाहिए भूकंप रोधी जो प्लान या मैनेजमेंट को देखने के लिए। तो जापान इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हर देश को अपनाना चाहिए, खासकर इंडिया जैसे देश में जहाँ पे जो है 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, इतना डेंस इलाका है, और इतना जैसे दिल्ली जैसे इलाकों में सोचिए इतना तीव्रता का आया होता तो मेरे हिसाब से नहीं तो लाखों लोग मारे जाते अगर दिल्ली जैसे इलाके में आ गया होता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अभी एकदम शांत है, वो किसी भी प्रकार की जो है इस चीज़ को लेकर के हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे मौसम और दुनिया का जो है पहले पता लगाने के लिए जो है सैटेलाइट वगैरह। लेकिन सवाल ये है कि धरातल पे जो है वो कब उतरेगा और उसकी पहले से जानकारी कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ों जो है देखने की बात है। और ये अगर भारत में आ जाता, भारत के जो प्रोन इलाके हैं उनमें जो है इसको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे भी जो है लाखों की लाशें या हजारों की लाशें बिछेंगी। तो भारत के लिए जो है खतरा की घंटी है। साथ ही में यूपीएससी में जो है अर्थक्वेक चूंकि अक्सर रहते हैं उसमें मुद्दे में, अभी आपने देखा था दिल्ली के जो अरावली हिल्स में थे, तहाँ पे जो है भूकंप आए थे, जिसको लेकर के जो है खबर एक बनी थी। तो फिलहाल आज की चौथी और लास्ट खबर को मैं आपको बता दूं कि रसिया के जो विदेश मंत्री हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लाव्रोव, उनका जो है एक तरीके से बयान मान सकते हो कि उन्होंने कहा है कि जो रसियन प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन जो है आने वाले समय में जो है जो रसिया इंडिया एनुअल जो कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें जो दोनों देशों के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर जो है मिनिस्टर टू बात होती है, और उसके बाद जो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है मिलकर के देश के दोनों देशों के बीच जो है बातचीत होती है, और तमाम तरीके के जो सोशियो इकोनॉमिक और जो है पॉलिटिकल जितने भी जो है मुद्दे होते हैं उन पर डिटेल में बात की जाती है। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंडिया और रसिया के उस वजह से देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पिछले 2024 में जो है रसिया जो है 2 बार गए थे। मैं आपको बता दूं, एक बार जुलाई में गए थे और एक बार शायद अक्टूबर में गए थे। एक बार शायद ब्रिक्स के कारण गए थे, दूसरी बार जो है शायद ऐसे मिलने गए थे जब ट्रेन से गए थे यूक्रेन से रसिया। तो जो है आपको पता होनी चाहिए
और इन आने वाले दिनों में जब ये व्लादिमीर पुतिन जो है इंडिया की यात्रा पे, मैं आपको बता दूं, आने वाले 2021 में पिछली बार आए थे और शायद जो है 2021 में 4 घंटे के लिए आए थे और शायद इंडिया में रात थी उस समय। और मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया और रसिया के बीच में जो है क्या क्या बातें हो सकती हैं, तो बातें दोस्तों जो है काफ़ी हो सकती हैं। ठीक है, बातें सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे यूपीआई अगर देखा जाए तो भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसमें अगर लोकल करेंसी में एक्सचेंज आसानी से हो जाए तो भारत के बहुत सारे स्टूडेंट जो है रूस जाते हैं पढ़ने वगैरह, तो उनके लिए आसानी काफ़ी हो जाए, लोकल करेंसी में काम आसान हो जाए। साथ ही में जो ट्रेड हमारा है वो अभी देखा जाए तो ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, जहाँ पे अमेरिका के साथ हम शायद 118 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार करते हैं, वहीं पे रूस के साथ हम काफ़ी कम व्यापार करते हैं, लगभग 60 शायद बिलियन का बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार करते हैं। इसको जो है 100 बिलियन डॉलर के पार ले जाने की बात होगी। और साथ ही में जो तेल, जो क्रूड, मतलब ये सारी चीज़ें हैं उन पर भी जो है बात हो सकती है। साथ ही में जो फर्टिलाइजर या जितनी भी फूड सिक्योरिटी को लेकर के, इस पर भी जो है बात आने वाले दिनों में हो सकती है। और जो मिसाइल, तोपें, बंदूक, कट्टा कार बारूद और जितनी भी डिफेंस के जो मतलब चीज़ें होती हैं उन पे बात हो सकती है। साथ ही में जो ट्रेड रूट है, मैं आपको बता दूं, भारत अभी जो है रूस अगर जाने के लिए अभी जो ट्रेड रूट का चयन करता है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं रेड सी से होकर के जाता है और जो है स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन सी से जो है अल्टीमेटली होकर के सेंट पीटर्सबर्ग जो है, मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग इधर से जाता है, जो कि कम से करीब नहीं तो 8,000 प्लस नॉटिकल माइल का एक रूट है, जिसपे जो है काफ़ी समय लगता है। वहीं पे जो है भारत अब बात कर सकता है एक चेन्नई से, जो है सीधे चेन्नई से देखा जाए तो ये अपने इधर ये जो क्या उसको बोलते हैं, चेन्नई से जो है ये होकर के जाएगा इधर ईस्ट की ओर से, और ये जो है व्लादिवस्क तक जाएगा। और ये जो है काफ़ी कम मतलब इसके लिए चलना पड़ेगा और जो है काफ़ी जल्दी से जो है रूस पहुंचा जा सकता है। ये एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पे जो है बात हो सकती है। तो ये दोस्तों जो है आज की महत्वपूर्ण खबरें थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तौर पे, और मैंने आपके साथ ये चारों खबरों का जो है विश्लेषण किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मैं आपको बता दूं हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर हम फॉलो कर लें, और किसी भी अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे जो है लगभग 600 लेक्चर पड़े हुए हैं, उन 600 लेक्चर को जो है आपके बहुत काम आएंगे यूपीएससी प्रिपरेशन एंड पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के मद्देनजर रखते हुए। धन्यवाद।